गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज 4 मई 2022 हैं और दोस्तों आज हमारे टेबल के ऊपर हैं दो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। राइट, आप सोच रहे होंगे कि जनरली हम 4 टॉपिक्स या फिर 5 टॉपिक ऑन एन एवरेज डिस्कस करते हैं, लेकिन आज सिर्फ 2 टॉपिक्स क्यों। द रीज़न इज़ कि जो गवर्नर वाला टॉपिक है उसके बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं और आराम से विस्तार से हम चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, एक डीप एनालिसिस करेंगे। मैं चाहता हूँ कि ये टॉपिक जो है वंस एंड फॉर ऑल हम इसको हमेशा के लिए समझ लें, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो साल में 2-3 बार तो हमें देखने को मिलता ही है। और आज का ये जो आर्टिकल है इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सो फार। तो जो एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर जो इश्यू चलते रहता है, लंबे समय से होते रहता है, तो उसको हम डीपली समझ लेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। राइट, ये सीरीज़ जो है उसका ग्रोथ जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। मीन्स आई नो सो मेनी स्टूडेंट्स ने इस सीरीज़ के माध्यम से, ऑफ कोर्स इससे पहले मैं एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर पढ़ाता था, लेकिन जो तरीका है पढ़ाने का, जो क्वालिटी है वो तो सेम ही है। एंड आई नो इट फॉर अ फैक्ट कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अलग अलग लेवल की एग्जामिनेशन, जिसमें यूपीएससी से लेकर स्टेट पीएससी की एग्ज़ाम्स जो हैं वो इस सीरीज़ को फॉलो करते करते क्रैक कर ली। राइट, उनको मेंस एग्जामिनेशन में, इंटरव्यू में, प्रीलिम्स में यहाँ पर जो चीज़ें डिस्कस की गई हैं वो बहुत काम आई। और ये मुझे तब पता चलता है जब स्टूडेंट्स जो हैं, एस्पिरेंट्स जो हैं, जब वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद वो या तो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या फिर कमेंट सेक्शन में मैसेज करके, और कई बार उनके इंटरव्यूज़ में भी वो कहते हैं कि प्रशांत मावानी सर की जो सीरीज़ है उसको फॉलो किया और इट प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इस सीरीज़ के बारे में पता नहीं है। तो आई वॉन्ट यू गाइज टू शेयर दिस सीरीज़। द रीज़न इज़ कि देखिए, अगर कोई सीरीज़ ग्रो नहीं होती है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, बट इफ़ इट इज़ नॉट ग्रोइंग दैट मीन्स कि उस सीरीज़ को कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मेरे दिमाग में धीरे धीरे अब ये विचार आ रहा है, राइट, कि इतने महीनों से अगर कंसिस्टेंटली अच्छी क्वालिटी के लेक्चर्स डिलीवर करने के बाद भी अगर सीरीज़ जो है वो मीन्स पिकअप नहीं हो रही है, तो मुझे लगता है कि बेटर इज़ टू इसके एक सनसेट के बारे में भी सोचना चाहिए। तो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ गोइंग इन माई माइंड, और मैं चाहता हूँ कि अगर जेन्यूनली मीन्स आपको पसंद है ये सीरीज़, तो इसको शेयर कीजिए, इसको ग्रो करने में मदद कीजिए, और एल्स वी हैव टू टेक ए हार्ड डिसीजन। ऐसा नहीं है कि आज से ही बंद हो जाएगी, लेकिन मे बी डाउन द लाइन 1-2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, यू नेवर नो। लेकिन इट विल ऑलवेज बी आई विल इन्फॉर्म यू इन एडवांस अगर कोई ऐसा, बट दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग ऑन इन माई माइंड। मैं इसलिए आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज आई कंसिडर यू एज ए टीम। राइट, मैं सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप व्यूअर्स हैं, मैं रेगुलर स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। आई सी यू एज ए टीम, क्योंकि आई नो कि आपका एक इमोशनल लगाव है इस पर्टिकुलर सीरीज़ के साथ। आपका मेरे प्रति एक लगाव है, जैसे कि मुझे आपके प्रति है। सेम लाइक दैट, राइट? इट्स अ two-way street. So that's why I'm sharing this with you guys. This is the only reason I genuinely consider you as part of my team. Do check out my motivational podcast Curiously Forever. ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। द कोर्ट्स बर्डन, द हिंदू का ये एक एडिटोरियल है। एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस हुई चीफ जस्टिसेस, जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिसेस हैं और हमारे अलग अलग राज्यों के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं। आई एम श्योर यू नो के वहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी मौजूद थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कुछ कड़वे पॉइंट्स भी शेयर किए पूरे देश के साथ। प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर मौजूद थे और जो लिस्ट है वो पूरा लिस्ट हमने डिस्कस किया था। तो आई एम नॉट गोइंग इनटू ऑल दोस पॉइंट्स, 1-2 दिन पहले ही हमने उन चीज़ों को डिस्कस किया था। अगर आज आप नए स्टूडेंट हैं, पहला दिन है आपका, तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। 2-3 दिनों की पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद उसको देख लीजिए एक बार, और वो जो पॉइंट्स हैं, जो भी तारीख है उस तारीख के वीडियो को एक बार देख लीजिए, एंड देन यू कैन कम बैक टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है,
तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक प्रपोजल रखा। उन्होंने कहा कि एक नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन NJIC, अब आपको इतना ज़्यादा इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आज सिर्फ समझ लीजिए इसको कि CJI ने NJIC का प्रपोजल रखा। और ये NJIC बेसिकली क्या काम करेगी या फिर क्या काम करने वाली थी, ये प्रपोजल में इस मीन्स आइडिया क्या है कि NJIC क्या है। तो NJIC एक ऐसी बॉडी है, एक ऐसा स्पेशल पर्पस व्हीकल है ना। स्पेशल पर्पस व्हीकल का मतलब बहुत ही सिंपल है, यू कैन से कि एक नई कंपनी आपने खोल ली। अब नाम से ही पता चल गया कि कोई स्पेशल पर्पस के लिए एक नई कंपनी खोली है। तो यहाँ पर स्पेशल पर्पस है जुडिशरी का इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको याद होगा, आपको फिर से ये चीज़ याद दिलाना चाहूँगा कि हमने कई बार एक चीज़ को डिस्कस किया है। डिस्कशन ये है कि जुडिशरी का इंफ्रास्ट्रक्चर जब हम देखते हैं, कोर्ट्स को देखते हैं, राइट, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग्स अच्छी है, लेकिन जो लोकल लेवल पर आप कोर्ट्स देखेंगे, सेशंस कोर्ट, फैमिली कोर्ट्स एक्सेट्रा, तो यू विल फाइंड के इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ख़राब है। तो CJI ने ये प्रपोजल रखा कि एक अलग से NJIC बने और ये NJIC जो हैं वो जुडिशरी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके प्रोजेक्ट्स का प्लानिंग भी वो करे, डिसीजन भी वो ले, और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ये NJIC करे। लेकिन बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स ने CJI के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। उनको ये चीज़ पसंद नहीं है, उसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्टेट लेवल पर ऐसी अगर बॉडीज बनाने की बात है तो दे आर ऑन बोर्ड। चीफ मिनिस्टर्स ने ये कहा है कि अगर ऐसी NJIC, जैसे कि ये नेशनल है, तो ऐसे स्टेट जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन अगर आप बना रहे हैं जिसमें चीफ मिनिस्टर्स जो हैं वो भी शामिल होंगे, तो चीफ मिनिस्टर्स या फिर राज्य सरकारें जो हैं वो इसमें ओके हैं, दे आर फाइन विथ इट। क्योंकि नेशनल लेवल पर जब हो जाता, देखिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अगर होती जिसमें 60:40 का रेशियो रहता और नेशनल अथॉरिटी के पक्ष में सारी चीज़ें चली जाती, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसे जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहे थे, तो ऐसी सिचुएशन में ऐसा होता कि हाई कोर्ट्स और ये जो नेशनल लेवल की टीम है वो सारी चीज़ें डिसाइड कर लेती, चीफ मिनिस्टर्स का से जो है इसमें नहीं रहता। तो यही चीज़ को ध्यान में रखते हुए चीफ मिनिस्टर्स ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। बट अब जब स्टेट लेवल की बॉडी की बात हो रही है तो चीफ मिनिस्टर्स जो हैं वो अपने विचार जो हैं वो दे पाएंगे, इसी के साथ इम्प्लीमेंटेशन में पर्सनल एक जोर दे पाएंगे। दूसरी एक चीज़ जो स्टेट्स को ध्यान में रखनी चाहिए, दैट इज़ के जुडिशरी के लिए, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो फंड्स कई बार एलोकेट किए जाते हैं, तो बहुत सारे राज्यों में ऐसी सिचुएशन है कि ये पैसे ऐसे ही अकाउंट में पड़े हैं। जुडिशरी को इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, आपके पास पैसे भी हैं, लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं या फिर डिसीजन फॉर वट एवर रीज़न नहीं लिया गया है, तो ये पैसे ऐसे ही पड़े हैं। द थिंग इज़, कहते हैं कि व्हाट इज मीन्स पावर का मतलब क्या होता है। हम कहते हैं ना कि ये बहुत ही पावरफुल व्यक्ति हैं या फिर आपके पास पैसों का पावर है, जो भी पावर जो है वो तभी आप कह सकते हैं कि यू आर पावरफुल और समवन इज़ पावरफुल जब वो पावर को एक्सरसाइज कर सके। इट्स लाइक आपके पास अगर पैसे हैं, बैंक अकाउंट में बहुत सारे पैसे हैं और उन पैसों का कभी आप इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं, आप बस सुबह से शाम बिजी हैं, 365 डेज बस पैसे कमाए जा रहे हैं लेकिन पैसों का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो पैसे जो हैं वो आपके किसी काम के नहीं। इट्स लाइक वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि एंड ऑफ द डे सबसे इंपॉर्टेंट करेंसी है दैट इज़ आवर टाइम। लिमिटेड है पैसे जो हैं, यू कैन गो अहेड विद अनलिमिटेड मनी, जितना आप यूज़ कर सके उससे ज़्यादा, दैट इज़ अनलिमिटेड मनी। तो सेम थिंग गोज़ हियर एज वेल कि पैसे होने के बावजूद भी अगर डिसीजन नहीं लिए जा रहे हैं, दैट मीन्स कि उसका कोई मतलब नहीं है, इज़न्ट इट। बट इट्स गुड कि अब राज्य सरकारें जो हैं वो एक स्टेट लेवल की बॉडी के लिए तैयार हैं। तो अब हमें चाहिए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की खामियां हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और प्रोजेक्ट्स को स्पीडीली implement किया जाए। It will naturally require greater coordination between states and the respective high courts. For example, गुजरात, तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर और गुजरात के जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, तो इन दोनों की टीम जो है वो मिलकर
ऑफ कोर्स उनकी अध्यक्षता रहेगी, फिर नीचे की जो टीम है वो सारी चीज़ें, प्लान्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रेजेंट करेगी और फिर एक जॉइंट मीटिंग में डिसीजन लिया जा सकता है कि चलो इस प्रोजेक्ट में हम आगे बढ़ते हैं एंड देन वी कैन गो अहेड विद दोज प्रोजेक्ट्स। तो इस प्रकार से राज्यों, हर एक राज्य के अंदर इस प्रकार की सिचुएशन होगी तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि रिमेंबर एट द एंड ऑफ द डे अगर जुडिशरी प्रॉपर काम नहीं कर पाती है तो हमारा देश प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है, क्योंकि जुडिशरी जो है वो जो 4 पिलर्स कहते हैं ना हमारे देश के डेमोक्रेसी के, एक है एग्जीक्यूटिव्स, राइट। एग्जीक्यूटिव्स में आगे आपके प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, आपके यूनियन मिनिस्टर एक्सेट्रा। फिर लेजिस्लेचर, आई राइट डाउन एल हियर, लेजिस्लेचर में आ गया आपका राज्यसभा, लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, कुछ राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं, राइट, तो ये आ गई। देन वी हैव जुडिशरी, राइट, आई राइट डाउन जे हियर, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, राइट, और उसके नीचे जो भी सेशंस कोर्ट एक्सेट्रा है, तो ये सारी। एंड द फोर्थ वन इज ऑफ कोर्स मीडिया। मीडिया को फोर्थ पिलर कहा जाता है। तो अगर एक पिलर वीक है दैट मीन्स कि पूरा स्ट्रक्चर जो है वो वीक रहेगा। यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू, जब यूनियन लॉ मिनिस्टर कुछ कहते हैं दैट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि ये प्रॉमिस दी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो राज्य सरकारों को सारा असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी ताकि जो भी रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है जुडिशियरी के लिए वो हम क्रिएट कर सके। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव बात है। अब हमें इसका इम्प्लीमेंटेशन देखना है। आई होप कि इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो प्रॉपर हो और जल्द से जल्द हो। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अब दोस्तों बात करते हैं बिल एसेंट, ए डिले एंड द गवर्नर्स ऑप्शंस। द हिंदू का ये आर्टिकल है। इस आर्टिकल को लिखा है PDT आचार्य साहब ने, और PDT आचार्य जो हैं वो लोकसभा के रिटायर्ड सेक्रेटरी जनरल हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल। आई एम श्योर यू नो कि एक IAS ऑफिसर जो होते हैं उनकी पोस्टिंग लोकसभा और राज्यसभा में भी होती हैं, और सेक्रेटरी जनरल लोकसभा के रहना यानी कि जो लोकसभा की जो पूरी सिस्टम है उसके बारे में एक्सपर्ट नॉलेज एक व्यक्ति की आ जाएगी जब वो इस लेवल पर लोकसभा में या फिर राज्यसभा में या फिर स्टेट लेवल की असेंबली में काम करते हैं। तो राइट, तो ये आर्टिकल जो है वो मुझे बहुत पसंद आया। अब एक के बाद एक इसके इंटरेस्टिंग पॉइंट्स को देखते हैं। तमिलनाडु में एक चीज़ चल रही है, वहाँ की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है यानी कि चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं वर्सेस स्टेट गवर्नर, ये सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। अब बताइए दोस्तों कि क्या ये सिर्फ पहली बार हमारे देश में ऐसा हुआ है? क्या सिर्फ तमिलनाडु में ही ऐसा हुआ है? नो, ये चीज़ जो है वो हर समय पर अलग अलग जगहों पर हमें देखने को मिलती है। आई गिव यू वन एग्जांपल। जब नरेंद्र मोदी साहब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो उस टाइम पर कमला बेनीवाल नाम के गवर्नर थे, गुजरात के महिला गवर्नर थे, और कमला बेनीवाल मैडम और चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के बीच में मीन्स टसल जो है वो चलती रहती थी। और उस टाइम पर ऐसी बहुत सारी बातें हमें प्रेस में, मीडिया में, एडिटोरियल आर्टिकल्स में पढ़ने को मिलती थी कि इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। मनमोहन सिंह साहब की जो सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो वो गवर्नर्स का इस्तेमाल जो है वो अपोजिशन स्टेट्स को कुचलने के लिए कर रही हैं एक्सेट्रा। दिस इज जस्ट वन एग्जांपल। आज यही सिचुएशन, वही चीफ मिनिस्टर आज हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, और आज कुछ ऐसे अपोजिशन राज्य जो हैं वहाँ पर हमें ये सिचुएशन देखने को मिलती है। और ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे वो मनमोहन सिंह साहब की हो चाहे नरेंद्र मोदी साहब की हो, गवर्नर जो हैं उनका इस्तेमाल हमेशा इस प्रकार की चीज़ों के लिए किया गया है। गिविंग एसेंट टू द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट बिल लिंक्ड टू एन ऑल इंडिया प्री मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट पास्ड बाय द स्टेट असेंबली। ये जो वर्सेस वाली सिचुएशन चल रही है ना अभी तमिलनाडु में, ये नीट बिल को लेकर है। अब नीट बिल में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, आज हम उस विषय पर बात नहीं करने वाले हैं। हम
इस विषय पर बात करने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर जो हैं उनके पावर्स क्या हैं, कुछ आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे और लॉजिकल चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे कि क्या चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए, दुनिया के दूसरे देशों में किस प्रकार से चीज़ें जो हैं वो काम करती हैं। वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग हियर। हमारे देश में जो गवर्नर है ना, हमारे राज्य के जो गवर्नर होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट जो हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो बहुत ही लेमन्स लैंग्वेज में बात करूं तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो प्रेसिडेंट को कहेंगे वो चीज़ प्रेसिडेंट साहब को करनी पड़ेगी, और वही चीज़ करते हैं वो जब गवर्नर को अपॉइंट करने की बात आती है तब। अब ग्रास रूट रियलिटी क्या है ये समझ लीजिए आप। ये चीज़ें आपको आर्टिकल में या फिर लक्ष्मीकांत में ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन ऑब्जर्वेशन से और ग्रास रूट रियलिटी से आपको ये पता चलता है कि कैसे व्यक्ति को गवर्नर बनाया जाता है। देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी जो है उसमें बहुत प्रकार के लोग काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंटेलेक्चुअल होते हैं, वो डायरेक्शन देंगे, थिंक टैंक होंगे पार्टी के लिए कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, एक्सेट्रा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो इलेक्शंस जीत पाएंगे। उनके अंदर वो उनकी लोक चाहना नहीं होती है, लेकिन जो लोक चाहना वाले लीडर्स होते हैं उनको पता होता है कि ये व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। आई विल गिव यू एग्जांपल कि अगर नरेंद्र मोदी साहब हैं तो नो डाउट राइट उनकी लोक चाहना बहुत ज़्यादा है, पूरे देश में है, राइट, वर्ल्ड ओवर भी है, राइट। लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, उनके अंदर कुछ है कि उनको देखने के लिए लोग जाते हैं, उनको सुनने के लिए लोग जाते हैं। ये करिश्मा उनके अंदर है, इसमें हम डिनाई बिल्कुल कर ही नहीं सकते। अब नरेंद्र मोदी साहब को पता है कि उनसे भी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल, उनसे भी ज़्यादा बुद्धिशाली लोग जो हैं वो बीजेपी में होंगे, राइट। वो लोग फ्रंट में काम नहीं करते हैं, लेकिन वो नरेंद्र मोदी साहब को कुछ कभी ना कभी उनको एडवाइस देंगे। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है, तो वो इन थिंक टैंक्स के पास जाएंगे और कहेंगे कि ये इश्यू है, इसमें क्या करना चाहिए, एक्सेट्रा, और वहाँ से उनको वो मदद मिल जाएंगी। एक प्रकार के गुरु जो हैं, कुछ ऐसे चाणक्य टाइप लोग जो हैं वो हर पार्टी में, हर एक देश में होते ही हैं, राइट। लेकिन ये लोग जो हैं वो इलेक्शंस नहीं जीत पाते, ऐसे लोग। और कुछ ऐसे लोग होते हैं, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, राइट। मैं बहुत ही डीप लेवल पर आपको ले जा रहा हूँ यहाँ पर। तो ऐसे कुछ थिंक टैंक होते हैं, राइट, टीटी। देन यू हैव कुछ ऐसे लोग जिन्होंने पार्टी के लिए बहुत मेहनत की है, राइट, बहुत मेहनत की है उन्होंने। आई नो वजूभाई वाड़ा नाम के एक राजकोट के ही पॉलिटिशियन हैं, और कर्नाटका के वो गवर्नर थे, अभी हैं या नहीं आई एम नॉट श्योर, लेकिन वो कर्नाटका के गवर्नर रहे। अब वजूभाई वाड़ा जो हैं वो सौराष्ट्र में, गुजरात में काफ़ी फेमस पॉलिटिशियन है। वो गुजरात के फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और नरेंद्र मोदी साहब के साथ उनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हैं, एक ही पार्टी में है ऑफ कोर्स। तो जब प्राइम मिनिस्टर को ये इलेक्शन लड़ना था तो राजकोट की जो सीट है वो सीट ये जो वजूभाई है उन्होंने इस सीट को वैकेट कर दिया, और फिर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो वहाँ से खड़े रहें। ऐसा कुछ था, मीन्स चीफ मिनिस्टर के टाइम पर ऐसा कुछ था, चीफ मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर, नॉट श्योर एग्जैक्टली। लेकिन एक पॉलिटिशियन जो हैं उन्होंने इतना किया मोदी साहब के लिए, और फिर ऑफ कोर्स जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने, मीन्स अब वजूभाई वाला जो हैं वो एक समय पर इलेक्शंस जीत जाते थे, लेकिन अब वो उतने फेमस नहीं थे, नए चेहरे आ गए। तो एज ए सॉर्ट ऑफ थैंक यू जेस्चर उनको गवर्नर बनाया गया, और पार्टी का एक व्यक्ति है, राइट, पार्टी के लिए उसने इतने साल काम किया, पार्टी ही उसका सब कुछ होता है, क्योंकि 30, 40, 50, 60 ईयर्स, 50 ईयर्स तक उन्होंने काम किया। ये सारे सीनियर सिटीजन्स हैं, तो बचपन से ही पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये लोग जो हैं वो एक प्रकार से पार्टी का काम भी कर देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम भी कर देते हैं जब उनको गवर्नर बनाया जाता है तब। दिस इज द थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जनरली स्पीकिंग, राइट, मैक्सिमम चांसेस यही है कि जो गवर्नर जिसको बनाया जाता है तो प्राइम मिनिस्टर या फिर जो पार्टी होती है वो उसी व्यक्ति का नाम सजेस्ट करती है जो व्यक्ति उस राज्य में रहकर पार्टी का काम कर सकें, राइट। तो ये चीज़ अगर आप न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं तो आपको ये चीज़ पता होगी ही। आपने बहुत सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई देखी होगी। फॉर एग्जांपल लक्षद्वीप में एक मिस्टर कोई पटेल है, मैं नाम भूल गया उनका, उनको जब अपॉइंट किया गया एज ए सॉर्ट ऑफ गवर्नर, राइट, वहाँ पर तो लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो वहाँ पर बहुत इश्यूज़ हो गए, राइट। वहाँ के लोग जो हैं वो
सड़कों पे उतर गए क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए थे। एनीवे, आर्टिकल 154 सब आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट्स इन द गवर्नर the executive power of the state. He is required to exercise that power in accordance with the constitution. आर्टिकल 154 सब आर्टिकल 1 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें लिखी गई हैं उन चीज़ों को गवर्नर को फॉलो करना है। दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर बेसिकली जो भी चीज़ गवर्नर को कहेंगे, राइट, वो चीज़ गवर्नर को करनी पड़ेगी। गवर्नर इज ओनली ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो राज्य का किसके पास होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास। ये एक प्रकार की जो कहते हैं ना कि रबर स्टैंप वाली पोजीशन है कि आपको जो चीफ मिनिस्टर कहेंगे वो चीज़ आपको करनी है। ऑफ कोर्स अगर चीफ मिनिस्टर आपको कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात कहे तो वो चीज़ आपको नहीं फॉलो करनी है। यहाँ पर ये लिमिटेशंस भी हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल कुछ चीज़ कहे, अगर चीफ मिनिस्टर आकर कहे कि इसका मर्डर कर दो तो फिर गवर्नर को ऐसा नहीं है कि वो मर्डर करना है। इतनी लॉजिकल, इतना थोड़ा सॉल्ट लेकर हमें चलना है। 1974 में शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का एक केस हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में क्या डिसीजन लिया 1974 में, ये लाइन देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहती है, वी डिक्लेयर दैट द लॉ ऑफ दिस ब्रांच ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज to be that the president and the governor, custodians of all executives and other powers under various articles, shall by the virtue of this provision exercise their former constitutional powers only upon and in accordance with the advice of ministers, save in a few well-known exceptional situation। मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कुछ ऐसे एक्सेप्शनल सिचुएशंस हैं, कुछ ऐसी एक्सेप्शन, उसको भी हम देखेंगे। बाकी जो गवर्नर हैं या फिर प्रेसिडेंट हैं उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगेन व्हेन आई से काउंसिल, प्रेसिडेंट को पीएम और गवर्नर को सीएम की बातें जो हैं वो माननी है। डॉक्टर आम्बेडकर साहब ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या कहा था? द गवर्नर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नो फंक्शंस विच ही कैन डिस्चार्ज बाय हिमसेल्फ, नो फंक्शंस एट ऑल। कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर साहब ने, कि गवर्नर अपने आप कोई चीज़ करे, ऐसे कोई भी फंक्शंस जो है ऐसे पावर्स उनको देने ही नहीं चाहिए। और सरकार या कमीशन ने भी इस बात को कहा है कि जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज फार एज दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द असेंबली, कॉन्फिडेंस ऑफ द असेंबली यानी कि मेजोरिटी में जब तक कोई व्यक्ति की सरकार है तब तक अगर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर गवर्नर को कोई सलाह देते हैं, कोई एड या फिर एडवाइस देते हैं, तो उस चीज़ को गवर्नर को फॉलो करनी है। अब जो हम कह रहे थे ना कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस में, जब लेट्स से इलेक्शंस हो गए और टाई अप जैसे सिचुएशन हैं, तीन पार्टीज़ हैं और एक पार्टी को लेट्स से, आई एम जस्ट गिविंग यू अ रफ एग्जांपल, ठीक है, आप सिर्फ समझ लीजिए, आंकड़ों पर मत जाइए। तो एक पार्टी जो है उसको लेट्स से 25-30 वोट मिले हैं, बाकी की दो पार्टीज़ को मिलाकर उनके कुछ 30-40 वोट हो रहे हैं, 25-30 वोट उनके हो रहे हैं दोनों को मिलाकर। तो इस टाइम पर कन्फ्यूजन है कि दो पार्टीज मिलकर राज करेगी या फिर एक अकेली पार्टी जीतेगी। तो ऐसी कन्फ्यूजन की सिचुएशन में गवर्नर जो है वो डिसीजन लेते हैं कि वो एक के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी को बुलाकर डिसीजन लेंगे कि भाई आप सरकार फॉर्म कर सकते हैं एक्सेट्रा। ये तो ऐसे समय पर वो खुद एक्ट कर सकते हैं। बाकी जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर एक चीफ मिनिस्टर की सरकार है, जब तक उनके पास मेजोरिटी है, तब तक कॉन्स्टिट्यूशन यह कहता है कि गवर्नर को सीएम की बात माननी पड़ती है। 2016 में 5 जज की एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है, नंबाम रेबिया केस, इसमें भी अभी तक जो चीज़ें हमने डिस्कस की उसी चीज़ों को कोर्ट ने फिर से रीअफर्म्ड किया, राइट। अब एसेंट की जो बात है, एसेंट ऑफ द गवर्नर और द प्रेसिडेंट इज नेसेसरी फॉर ए बिल टू बिकम लॉ। लोकसभा में से कोई बिल पास हुआ, फिर राज्यसभा में गया, वहाँ पर पास हो गया, तो फिर प्रेसिडेंट इसके ऊपर साइन करते तब ये लॉ बनता है। सेम थिंग गोज विथ स्टेट लेवल के लेजिस्लेटिव असेंबली ने कोई बिल पास किया, गवर्नर के पास गया, जब वो साइन करते तब वो लॉ बन जाता है। अगर किसी राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों हैं, अपर हाउस लोअर हाउस, तो वहाँ पर इसी प्रकार की चीज़ें होती है और फाइनली गवर्नर को उस बिल पर साइन करनी पड़ती है, तब जाकर वो लॉ बनता है। अब आर्टिकल 200 जो है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो 4 ऑप्शंस, जब एक बिल लेट्स से लेजिस्लेटिव असेंबली में से पास हो गया और वो बिल जब गवर्नर के पास जाता है तो उनके पास 4 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि वो उस बिल को एसेंट दे दे, एसेंट यानी कि यस, उस बिल को पास कर दे।
दूसरी चीज़ है कि वो अपने एसेंट को विथ होल्ड करें। विथ होल्ड यानी कि वो लेट्स से कि रिजेक्ट कर दे, राइट, वो मना कर रहे हैं। नंबर 2। नंबर 3, वो प्रेसिडेंट के लिए उस बिल को रिजर्व कर देते हैं। प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करने का मतलब यह है कि वो प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं, वो कहेंगे कि ये बिल जो है वो प्रेसिडेंट देखेगा या फिर देखेंगे। जब प्रेसिडेंट के बोल में कोर्ट चला जाता है तो डिसीजन प्रेसिडेंट ही लेंगे, फिर गवर्नर जो है वो डिसीजन नहीं लेंगे, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन जो है वो यह है कि उस बिल को वो वापस लेजिस्लेचर को भेजते हैं, उस घर में जो लेजिस्लेटिव हाउस है उसको वापस वो बिल देते हैं। और जब ये बिल गवर्नर वापस भेजते हैं, उसका मतलब यह है कि उस बिल के कुछ ऐसे, या फिर पूरा बिल या फिर बिल के कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको लेकर प्रेसिडेंट खुश नहीं है, तो वो अपने कुछ सजेशंस भी दे सकते हैं कि ये चेंजेस जो हैं वो आप कर दीजिए। और जब ये बिल गवर्नर भेजते हैं तो जो लेजिस्लेचर है उसको जल्द से जल्द क्विकली उस चीज़ पर काम करना पड़ता है, क्योंकि जब कोई बिल आपकी असेंबली में से पास करते हैं उसका मतलब यह है कि उस लॉ की जल्द से जल्द रिक्वायरमेंट है, वरना तो उस बिल को आप टाइम ही क्यों देते। बहुत सारी ऐसी पेंडिंग चीज़ें हैं। एक लॉजिकल बात यही है ना कि जब हम किसी बिल को हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली पास करती है उसका मतलब यह है कि उसकी रिक्वायरमेंट है, समाज में, देश को उस पर्टिकुलर लॉ की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे समय पर अगर गवर्नर वापस उस बिल को भेजते हैं तो लेजिस्लेचर को जल्द से जल्द उस बिल में जो भी चेंजेस करने हैं नहीं करने हैं वो हाउस तय करेगा, लेकिन एक्शन जो है वो क्विकली लेनी पड़ती है। अब लेजिस्लेचर के पास जब ऐसा बिल वापस आता है तो लेजिस्लेचर पर डिपेंडेंट है कि वो कुछ अमेंडमेंट्स को फॉलो करे या ना करे, ये टोटली लेजिस्लेचर पर डिपेंडेंट है। लेकिन जब ये बिल जो हैं वो वापस गवर्नर के पास जाता है तो गवर्नर इज कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू गिव एसेंट टू द बिल। फिर सेकंड टाइम जो है ये बिल वापस रिटर्न नहीं किया जा सकता। अपने एक बिल जो है मैं थोड़ा विस्तार से यहाँ पर बात करना चाहता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। एल इज लेजिस्लेचर, आपका लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड जी इज गवर्नर। तो एक बिल जो है वो आपने गवर्नर को भेजा, गवर्नर खुश नहीं है, गवर्नर ने वापस उस बिल को आपको दे दिया। अब आपने जो भी चेंजेस इसमें करने थे या फिर चेंजेस नहीं किया, आपने सोचा कि चलो गवर्नर की एक भी बात नहीं माननी है, ऐसा ही बिल जो है वो वापस भेजते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन भी हैं और जब सेकंड टाइम, ये फर्स्ट टाइम आया था, जब सेकंड टाइम गवर्नर के पास ये बिल जाता है तब गवर्नर वापस नहीं भेज सकते, गवर्नर को इसको एक्सेप्ट ही करना है। इसमें फिर बाकी के 3 ऑप्शंस नहीं आएंगे, एक्सेप्ट ही करना है। द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु रिटर्न द नीट बिल, ये नीट बिल जो है वो रिटर्न किया और फरवरी में तमिलनाडु की जो सरकार है, वहाँ की जो असेंबली है, उसने एक स्पेशल सेशन रखा इस नीट बिल को लेकर और ये बिल जो है वो वापस गवर्नर को दिया। 2 महीने से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है लेकिन गवर्नर ने कोई एक्शन नहीं ली। और राजभवन से ये बात आई है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी टाइम लिमिट फिक्स नहीं है। दिस इज द क्रक्स ऑफ द इश्यू। अलग अलग राज्यों में यही बात जो है वो इसी चीज़ पर आकर अटक जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई भी टाइम लिमिट नहीं दी गई है कि गवर्नर को 1 दिन में, 2 दिन में, 15 दिनों के अंदर, 1 महीने के अंदर, 1000 साल के अंदर कब इसको पास करना है, ऐसी कोई भी फिक्स टाइमलाइन नहीं दी गई है। और इसी चीज़ का दुरुपयोग जो है वो गवर्नर्स करते हैं। द गवर्नर कैन पोस्टपोन द डिसीजन इनडिफाइनाइटली, ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। द रीज़न इज, इसलिए मैंने आपको समझाया कि कोई भी लॉ जब हम पास करते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, नेसेसिटी होती है, इसलिए उसको पास करते हैं, वो नीड ऑफ द आवर होती है। और ऐसे समय में जब एक रॉन्ग व्यू लिया जाए, एक गलत चीज़ समझ कर के भाई एक ओमिशन जो है, टाइम लिमिट फिक्स नहीं की गई है, तो फिर आप इनडिफाइनाइट यानी कि अनलिमिटेड टाइम ले लेते हैं, तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल at all. The option mentioned in Article 200 is meant to be exercised by the governor without delay. ये जो आर्टिकल 200 में बात बताई गई है तो इसका मतलब यह है कि किसी भी प्रकार के डिले के बिना गवर्नर को इसमें एक्शन लेनी है। The context of the Article 200 needs to be understood to be able to take the correct decision. ये context जो है आर्टिकल 200 का, ये समझकर राइट डिसीजन लेना होगा। और भले ही टाइम उसमें ना लिखा गया हो लेकिन मतलब यही है कि आपको जल्द से जल्द ऑन द स्पॉट, अगर आज हो सके तो उसको कल पर प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है।
it is obvious that if the governor does not exercise any of those options, he will not be acting in conformity with the constitution, because no action is not an option contained in article 200. ना कोई भी एक्शन ना लेना, इसके बारे में क्लियरली बात नहीं है आर्टिकल 200 में। और जब आप एक्शन नहीं लेते हैं तो जानबूझकर आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन को मिसयूज कर रहे हैं, आपकी जो पोजीशन है उसका मिसयूज कर रहे हैं जब आप ऐसी चीज करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द गवर्नर टू एक्ट विदाउट डिले। और जब गवर्नर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे गवर्नर हो, तो इसका मतलब यह है कि जो इलेक्टेड लेजिस्लेचर हैं, राइट, उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, उसके पावर्स को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, क्योंकि लोगों ने वोट देकर, लोगों की जो चॉइस है, वो चीफ मिनिस्टर, वो पार्टी जो है वो उस राज्य की सरकार बना रही है या फिर वो सरकार चला रही है। और फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन के ओमिशन को या फिर आपने जानबूझकर एक लूपहोल क्रिएट किया और उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। जस्ट इमेजिन कि अगर आप लेट्स से एक IAS ऑफिसर हैं या फिर एक IPS ऑफिसर हैं, राइट, और आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ चाहती है आपसे, आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनफॉर्मल एक आदेश दिया कि भाई आप ऐसा कीजिए, लेकिन आप अपनी जिद पर या फिर आपको जो सही लग रहा है वही आप कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहे हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहे हैं, राइट। भले ही चले ये मान लेते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट गलत है, आपको कुछ इनफॉर्मली कुछ आपसे चीफ मिनिस्टर आपको बुलाते हैं और पर्सनल लेवल पर कुछ कहते हैं कि देखिए आपका मुझे ये काम है, आप मुझे ये काम कर दीजिए, आप वो काम नहीं करते हैं, तो क्या होगा? आपका ट्रांसफर हो जाएगा, आपको कुछ ऐसी जगहों पर ऑन द स्पॉट ट्रांसफर हो जाएगा। इवन इफ यू आर IPS ऑफिसर, IAS ऑफिसर्स, राइट, आपका ट्रांसफर वो करवा देंगे, फटाफट करवा देंगे, 1 सेकंड में ये चीज हो जाएगी। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनको पता है कि एक राज्य में गवर्नर जो हैं वो ऐसा कर रहे हैं, तो उनका ट्रांसफर क्यों नहीं करती है? सोचने वाली बात है ना। दिस इटसेल्फ मीन्स, ये चीज अपने आप में दिखाती है कि यहां पर जानबूझकर ये चीज जो है वो की जाती है। मनमोहन सिंह साहब के टाइम में भी ऐसा ही था कि, और उसके पहले भी चले जाएंगे, देन एज वेल यू विल फाइंड, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं कहूंगा तो लोग कहेंगे कि बीजेपी को ऐसा कर रहे हैं। नो, इट्स नॉट बीजेपी, कांग्रेस। मुझे किसी पार्टी का कोई फंडिंग तो मिलता नहीं है, अगर मिलता तो मैं ये इस काम में ही भी नहीं होता, और मुझे चाहिए भी नहीं फंडिंग। आई एम जस्ट सेइंग, गिविंग यू एग्जांपल कि चाहे कांग्रेस की सरकार हो, यूपी हो, चाहे NDA हो, ये लोग जो है ना, ये गवर्नर की पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते आए हैं और आने वाले समय में भी करेंगे। यूके और ऑस्ट्रेलिया में ऐसा है कि यूके में जो मोनार्क हैं या वहाँ की जो रानी है, राजा है, तो वो पार्लियामेंट अगर कोई चीज़ करती है तो फिर उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती। सेम थिंग वाज विद ऑस्ट्रेलिया एज वेल। और हमारे यहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट की एक प्रकार से धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं बाय यूजिंग सम लूप होल्स। और आर्टिकल 361 जो है वो कहता है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर जो हैं ये आंसरेबल नहीं है। आंसर किसको देना पड़ेगा? जवाब तो इलेक्टेड गवर्नर को देना पड़ेगा। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर कुछ भी करें, वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, उनको क्या फ़र्क पड़ेगा? उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा उस पर्टिकुलर चीफ मिनिस्टर को, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, क्योंकि लोग जो हैं वो उस पर्टिकुलर सरकार के ऊपर प्रश्न उठाएंगे। अब नीट के साथ जुड़े हुए कितने सारे तमिलनाडु के स्टूडेंट्स होंगे, उनके भविष्य का क्या, ये चीज़ नहीं सोची, राइट। पार्टी को क्या चाहिए, वो चीज़ को यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, एंड दिस इज़ ए रियलिटी। अब मैं चाहता हूँ कि आप इस विषय के बारे में आराम से, विस्तार से सोचिए, ऑब्जर्वेशन कीजिए, दैट्स इट। द रीज़न इज़, इंटरव्यू में तो आई डोंट थिंक सो, लेकिन मेंस एग्जामिनेशन में आपको ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है, ये गवर्नर वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट वाला विषय, जो हर साल, अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि हर साल 2-3 राज्यों में ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिलती ही हैं। दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।